चलिए आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आपको पता है कि हमने क्या किया है, एक ज्योग्राफी की सीरीज़ चलाई है, ठीक है। इस सीरीज़ में क्या होने वाला है, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो भी ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जीके में, वो सारे क्वेश्चंस के लिए वो सारे टॉपिक हम लोग एकदम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे ताकि आपसे सारे क्वेश्चन बन सकें, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 0 किया था, दैट इज़ इंट्रोडक्शन वाला। आई होप सो आप लोगों ने वो देखा होगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप उसमें कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, मैं स्लो बोल रही हूँ तो अब मैं अपनी स्पीड पे बोल रही हूँ। आप इसको चाहो तो 2x पे या फिर जैसे भी आपको स्पीड लगे वैसे करके धीमा कम देख लेना, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आप आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि लोगों ने ये यूनिवर्स, देखो बच्चे, यूनिवर्स क्या है, हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, क्या सब चीज़ें हुई, ऐसे बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। वो लोग यही सोचते थे कि भाई ये स्टार्स कैसे बने, ये प्लैनेट्स कैसे एक दूसरे के चक्कर काटते हैं। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। थ्योरी का क्या मतलब होता है बच्चे, कि जैसे अभी मान लो मैंने कुछ किसी क्वेश्चन के बारे में सोचा और उस पर अपनी राय लिख दी कि क्या पता ऐसा कुछ हुआ होगा, उसी को क्या बोलते हैं, थ्योरी। ये कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये बस लोगों ने सोचा कि ऐसा हुआ होगा, बाद में इसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करके लोग प्रूफ भी करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हाँ ये थ्योरी सही है कि गलत है। बात समझ में आ रही है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी यूनिवर्स कैसे बना, इसको भी लेकर बहुत लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। एक एक करके हम सारी थ्योरी के बारे में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो क्या थी बच्चे, सोलर सिस्टम, जो कि आर्यभट्ट के बारे में। मैंने कल भी आपको बताया था आर्यभट्ट के बारे में। इन्होंने क्या किया था बच्चे, जल्दी से रिकॉल करो। इन्होंने क्या बताया था कि अर्थ जो होता है वो स्पेरिकल इन शेप होता है, कल इन शेप होता है, और जीरो का कंसेप्ट दिया था और भी बहुत कुछ। तो इन्होंने क्या किया था बच्चे, ये पहले आदमी थे जिन्होंने क्या, सोलर सिस्टम की तरफ हिंट किया था, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा है अर्थ स्पेरिकल, उन्होंने बताया। उन्होंने ये कहा कि जो अर्थ है वो अपने ही ओन एक्सिस पे रोटेट करती है डेली, ठीक है। तो ये पहले आदमी थे जिन्होंने ये बताया था कि अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है और उसी की वजह से क्या होता है, दिन और रात, ठीक है। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। हेलियोसेंट्रिक मतलब क्या बच्चे, जहां पर भी आपको हेलियो शब्द दिख जाए जान लेना कि वो सन से रिलेटेड है, ठीक है। हेलियोसेंट्रिक मतलब क्या होगा कि आपका सन जो है वो सेंटर पे है और बहुत सारे प्लैनेट उसके आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सबसे पहले किसने थ्योरी दी थी बच्चे, आर्यभट्ट ने, ठीक है। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि देखो बच्चे, मैंने कल भी बताया था आर्यभट्ट जो थे वो 5th सेंचुरी में थे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है ये तो उन्होंने बस बताया था थ्योरी वाइज। बाद में एक आदमी आया जिसका नाम था बच्चे निकोलस कोपर्निकस। ये देखो कब आया था, 1543, ठीक है। बहुत बाद आया था आर्यभट्ट के। इसने क्या किया था, इसने हेलियोसेंट्रिक मॉडल बनाया था। मतलब जो आर्यभट्ट ने ये थ्योरी लिखी थी उसी के बेसिस पे इसने क्या किया, अपना मॉडल डिज़ाइन किया कि ये देखो ये सन बीच में होगा और बहुत सारे प्लैनेट इसके आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। ये दो थ्योरी समझ में आई आपको, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ही ध्यान में रखना है। वो ऐसा पूछेगा कि ये बताओ हीलियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया था, तो निकोलस कोपर्निकस। और सोलर सिस्टम किसने पहली बार हिंट किया था, वो आर्यभट्ट ने, ठीक है। ये ईयर नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड थ्योरी की तरफ। ये जो थर्ड थ्योरी जो आप देख रहे हैं, क्या है इसका नाम बच्चे, नेबुलर हाइपोथेसिस। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर। आज जो भी हम यूनिवर्स के बारे में जानते हैं और जैसा उसको समझते हैं कि यही नेबुलर हाइपोथेसिस वाली थ्योरी है। किसने दिया था बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसने दिया था बच्चे, कांत और लेप्लेस ने, ठीक है। क्या नाम इनका, कांत और लेप्लेस, ठीक है। इतना याद रखना कि नेबुलर हाइपोथेसिस, कांत एंड लेप्लेस, ठीक है। थोड़ी कोई ट्रिक बिठा लो, देखो एन फॉर ऐसे कांत और ये हाइपोथेसिस का क्या, हाँ ये लेबुलर का एल का लेप्लेस, ऐसे कोई भी ट्रिक बिठा लो ताकि आपको याद रहे। नेबुलर
क्या है, कांत और लेप्लेस, ठीक है। हाँ, ये जो ईयर देखो, ईयर क्या है 1755, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप कुछ थ्योरी ऐसे बिठा लो कि ऐसे लिखते हैं, 7 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और 5 कैसे लिखोगे, 5 का कुछ आपको हिंट पता चल रहा है, ठीक है। ठीक है, वैसे पढ़ते पढ़ते आपको याद रह जाएगा 1755, ठीक है। अच्छा, ये आगे क्या लिखा है, मॉडिफाइड इन 1796, मतलब क्या हुआ था बच्चे, इन्होंने पहले कुछ थ्योरी दी थी, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा उन्होंने ही मॉडिफिकेशन किया कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। वो क्या मॉडिफाई किया क्या नहीं किया वो हमें मतलब नहीं है, बस इतना याद रहना चाहिए कि नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया है, कांत एंड लेप्लेस ने। कब दिया है बच्चे, 1755, ठीक है, इतना याद रहेगा, एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लिया। चलो अब बढ़ते हैं इसकी तरफ कि भाई इन्होंने बोला क्या जो इतना इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बोला बच्चे कि जो यूनिवर्स रहा होगा ना पहले, मतलब एकदम स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्ट जब हो रहा होगा, जब ब्रह्मांड ऐसा बन रहा होगा, तो क्या हुआ होगा वहाँ पर, एक ऐसा है ना बहुत बड़े है ना बादल का गुच्छा होगा, जो मतलब जिसमें डस्ट, ऐसे आइजी पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे स्पाइरल 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 स्पाइरल, ठीक है। तो इसी जो बादलों का गुच्छा है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट, ऐसे बहुत सारे डस्ट, धूल, मिट्टी, ये सब ऐसे घूम रहे होंगे, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, नेबुला। क्या बोलते हैं इसको, नेबुला। आपको ये याद रहेगा नेबुला क्या होता है बच्चे, अ जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट। क्या हुआ, ऐसे घूम रहा होगा, किस तरीके से घूम रहा होगा बच्चे, स्पाइरल। हमेशा याद रखना, ज़्यादातर ये स्पाइरल वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। स्पाइरल मतलब समझते हो ना, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ घूमता हुआ, निकलता हुआ, ठीक है, ऐसे घूम रहा होगा। फिर क्या हुआ होगा, ये धीरे धीरे कंडेंस हुआ होगा। कंडेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, एक एक के पास एक आना। जैसे आपने देखा होगा जब चाय चाय के ऊपर अगर आप थाली रख देते हो तो बहुत सारे भाप उड़ के आता है, और फिर वो सब क्या बन जाते हैं, कंडेंस होके बूंद बन जाती है, समझ रहे हो, मतलब उसका डेंसिटी बढ़ रहा है। तो क्या हुआ होगा कि जो नेबुला है, ये भी क्या हुआ होगा, कंडेंस हुआ होगा, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल एक साथ आए होंगे, और फिर कंडेंस होकर ये क्या बना बच्चे, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन देखो प्रोटोस्टार बना मतलब कैसे हो गया, देखो ये कुछ दिख रहा होगा आपको कि अगर मैं इसी, ये जो नेबुला है इसको अगर आपको मैं साइड व्यू से दिखाऊं, साइड व्यू से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके जो सेंटर होगा ना बच्चे, सेंटर सेंटर ऐसे थोड़ा बल्ज हुआ दिखेगा, मतलब ऐसा बाहर निकला हुआ। आपने डोनट देखा होगा, डोनट या कचौरी, कचौरी कचौरी खाते हो आप लोग, कचौरी या फिर डोरेमोन का डोनट ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ बीच से ऐसे ऐसे घूमता हुआ, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, स्पाइरल वे, ठीक है। चलो, तो ये स्पाइरल वे से क्या बनता है बच्चे, बहुत सारी गैलेक्सी, आगे हम लोग देखेंगे कि गैलेक्सी कैसे बनती है। ऐसे ये सारे नेबुलास क्या होते हैं, ऐसे रोटेट होते 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 क्या करेंगे, सेंटर में ही आकर बहुत सारा क्या मास इकट्ठा कर लेंगे, और ये सब क्या होंगे, इनके बच्चे आर्म्स होते हैं, किसके आर्म्स, गैलेक्सी के, ठीक है। तो ये प्रोटोस्टार बनेगा। प्रोटोस्टार में भी फ्यूजन होगा बच्चे। फ्यूजन का मतलब समझते हो क्या, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। फ्यूजन मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है, टू टूटना, टूटना, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चे, जुड़ना, ठीक है, जब कोई दो चीज़ आपस में आकर इकट्ठा एक बन जाते हैं तो उसी को फ्यूजन बोलते हैं। और जब एक ही चीज़ के दो टुकड़े हो जाते हैं तो उसकी फ्यूजन बोलते हैं। आपको ये साइंस में बहुत देखने के लिए मिलेगा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है, और जो सन और वैसे बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी होती है उनके अंदर फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आगे क्या हो रहा है बच्चे, जब इसका प्रोटोस्टार के अंदर फ्यूजन हुआ, मतलब बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठा हो गए, तो ये क्या बन गया बच्चे, रेड एम्ब्रियो स्टार। एम्ब्रियो का मतलब समझते हो, एकदम ताज़ा ताज़ा, एकदम नया नया बच्चा स्टार बना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये रेड एम्ब्रियो स्टार जो होगा ये आगे चल के क्या बन जाएगा बच्चे, यूथ स्टार। यूथ स्टार का मतलब समझते हो क्या, एकदम नया नया अभी स्टार बना हुआ है। अच्छा, स्टार का क्या होता है, स्टार जो होता है बच्चे, ये आगे अभी मैं पढ़ेंगे स्टार वगैरह क्या होता है, फिलहाल के लिए याद रखो, स्टार जो होता है वो क्या होता है, ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर इतनी ताकत होती है खुद से एनर्जी और लाइट जनरेट करके बाहर निकाल सके। देख रहे हैं यहाँ पर ये बाहर लाइट निकल रही है, ठीक है। तो ये लाइट निकलती कैसे है बच्चे, तो स्टार जो होता है उसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं बच्चे, हाइड्रोजन, इसी का केमिकल सिंबल क्या होता है, H, ठीक है। हाइड्रोजन होता है बहुत सारा, ये सब हाइड्रोजन के, मान लो ये सब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़ा हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। हीलियम समझ रहे हो, ये क्या है, हीलियम, मैं यहाँ लिख देती हूँ हीलियम,
ठीक है। तो हाइड्रोजन का हीलियम, देखो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के अंदर भी एक प्रोटॉन होगा, यही दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन, और 2 प्रोटॉन वालों को क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। केमिस्ट्री में आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा। तो एक स्टार के अंदर क्या होता है बच्चे, जब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होता है तो क्या होता है, हीलियम बनता है और साथ में बहुत सारी एनर्जी बाहर रिलीज होती है। समझ में आ रहे हो, इसी को बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। और इसी H को क्या बोलते हैं बच्चे, फ्यूल। फ्यूल मतलब समझ रहे हो ना, कि ये ना होगा तो फिर एनर्जी कैसे बाहर निकलेगी, समझ में आ रहा है। तो अभी क्या होता है, जब ताज़ा ताज़ा कोई स्टार बना रहता है, एकदम नया नया नेसेंट, तो उसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हमारा जो सन है, सन, उसमें 74% हाइड्रोजन है, ठीक है। 74 क्यों, क्योंकि उसका 23% जो है वो क्या बन चुका है, अभी हीलियम बन चुका है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि सन कितना हो गया, सन अपनी आधी एज अभी जी चुका है, आधी और बची हुई है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, स्टार में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, हीलियम में कन्वर्ट होते ही बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलता है, यही एनर्जी जो होती है लाइट के फॉर्म में दिखाई देती है, इसलिए हम कहते हैं स्टार जो है वो क्या है, सेल्फ ल्यूमिनस है। क्या आपको कुछ बात समझ में आ रही है, ओके। आगे बढ़ते बच्चे। अच्छा तो क्या होगा मिस, ये हाइड्रोजन हमेशा तो नहीं रहेगा, एक टाइम आएगा कि ये सारा हाइड्रोजन क्या होगा, हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या बच्चे, अगर आपके पेट्रोल, आप बाइक वाइक देखे होंगे, बाइक की अगर फ्यूल खत्म हो जाता है तो क्या होता है, बाइक रुक जाती है। तो वैसे ही जो स्टार होते हैं, हाँ, उनका भी फ्यूल खत्म हो जाता है, मतलब उनका भी हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, सब हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बन जाते हैं बच्चे, रेड जाइंट, ठीक है। अच्छा, अपना जो सन है बच्चे, सन, इसको भी यूथ स्टार ही बोलते हैं, ठीक है। ये अभी पूरा एकदम येलो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये पूरे वाइट होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। अब जब इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे बच्चे, रेड जाइंट बन जाएंगे, ठीक है। अब रेड जाइंट में क्या लिखा है यहाँ पर, नो हाइड्रोजन लेफ्ट, ठीक है, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा भी हो सकता है। तो देखो अब इसकी आगे 2 कंडीशन होती है बच्चे, वो 2 कंडीशन क्या है, अगर आपका स्टार, मतलब मान लो कोई स्टार है, ये जो स्टार है इसका मास जो भी होगा, मास मतलब समझते हो क्या, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। मास का मतलब होता है बच्चे, मास का मतलब होता है वेट, ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो अगर कोई स्टार है, देखो, अगर कोई स्टार है और उसका वेट, ठीक है, उसका वेट सन के वेट का, सन का वेट ले लें, ठीक है, सन का जो भी वेट होगा उसको अगर मैं 1.44 से मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद जो भी आए आंसर, उस जो भी वेट आएगा, ठीक है, अगर आपका स्टार उसके वेट से बड़ा है, ठीक है, अगर उस स्टार आपका क्या है, उसका वेट सन से बड़ा है, इन सिंपल शब्दों में, कि अगर आपका जो स्टार है उसका वेट, जो भी ये जाइंट स्टार बना, उसका वेट सन से ज़्यादा है, मैसिव स्टार उसको बोलेंगे, ठीक है। और ये जो मैसिव स्टार है ये रेड जाइंट नहीं, ये रेड सुपर जाइंट बन जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। लेकिन अगर वो ही सन से छोटा है, ये देखो सन से लिमिट से छोटा है, तो उसको क्या बोलोगे बच्चे, एवरेज स्टार, ये रेड जाइंट ही बना रहेगा। अच्छा मिस, ये जो 1.44 ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये क्या है, तो ये क्या है बच्चे, ये चंद्रशेखर लिमिट है। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर जो है ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े एक फिजिक्स के साइंटिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने ही ये चंद्रशेखर लिमिट को खोज की थी, और इन्होंने ये बताया था कि अगर कोई स्टार होगा जिसका फ्यूल खत्म हो गया, अगर सन के मास में इतना मल्टीप्लाई करने पर भी उसका मास उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या बनेगा, सुपर जाइंट बनेगा, और अगर उससे कम आ रहा है तो वो रेड जाइंट बनेगा, ठीक है। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, कब, 1983 में। जब हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे बच्चे, वहाँ पर हम लोग अवार्ड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो नोबेल अवार्ड में हम ये ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चंद्रशेखर जो थे वो, उनको कब नोबेल प्राइज मिला था, तो 1983। बच्चे कुछ ट्रिक बिठा लो, कैसे बैठाओगे, देखो चंद्रशेखर में सी है और ये 3 भी कैसा होता है, उल्टा सी, ऐसे कुछ आप देख लो। और 8 कैसे करोगे बच्चे, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की, यूनिवर्स क्या होता है, इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट का ही कैसे सिंबल होता है, 8 जैसा, ठीक है। तो 8 3 ऐसे कुछ भी ट्रिक आपको बिठा लेनी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अच्छा अब मिस हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या हम स्टार का फॉर्मेशन सीख रहे थे। तो क्या हो रहा है बच्चे, अगर छोटा रहा तो रेड जाइंट बनेगा, बड़ा रहा तो सुपर जाइंट बनेगा, बस। अब देखते हैं जरा, रेड जाइंट में मान लो उसका क्या रहा, मास छोटा रहा, ठीक है, तो रेड जाइंट बन जाएगा। अब रेड जाइंट बन के क्या करेगा बच्चे, इसके अंदर क्या होगा, प्लानिटरी नेबुला बनने लगेगा, मतलब यहाँ पर भी एक छोटा सा नेबुला फॉर्म होने लगेगा, और यही नेबुला आगे फिर से कंडेंस होकर क्या बन जाएगा, 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। पहला
ये एक वाइट ड्वार्फ बन सकता है, मतलब जो कुछ भी इसके अंदर थोड़ा बहुत भी एच अगर बचा हो अगर, तो वो वाइट ड्वार्फ मतलब समझते हो बच्चे, बौना ग्रह मतलब बौना इसको बोलते हैं, मतलब ऐसे छोटू सा ग्रह, मतलब छोटू स्टार, स्टार भी नहीं है, बस ड्वार्फ याद रखना क्या बनेगा, वाइट ड्वार्फ बनेगा। दूसरा क्या बन सकता है, फॉसिल स्टार बन सकता है, मान लो उसमें एच बना ही रहा ही ना हो तो क्या बन जाएगा, वो फॉसिल स्टार। और या तो फिर वो क्या बन सकता है, ब्लैक ड्वार्फ, मतलब क्या होता है, ये नेबुला बनेगा, मतलब ये थोड़ा वाइट ड्वार्फ बनेगा, ठीक है, वाइट ड्वार्फ के बाद जब उसका एज खत्म हो जाएगा तो फॉसिल स्टार बन जाएगा, फॉसिल स्टार्स के भी बाद क्या बनता है, वो ब्लैक ड्वार्फ बनता है। क्या ये बात सही रहेगी? ठीक है। अगर मान लो कि उसका क्या है, वो एवरेज स्टार नहीं, वो मैसिव स्टार रहा तो वो सुपर जाइंट बन जाएगा। सुपर जाइंट के बाद क्या होता है बच्चे, उसमें सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, अभिनव तारा, ठीक है, अभिनव तारा, तारा स्टार समझते हो ना, सुपरनोवा। इसमें सुपरनोवा, सुपरनोवा का मतलब होता है एक तरीके का बच्चे ब्लास्ट, ठीक है, तो ये सुपरनोवा मतलब इसी में थोड़ा सा ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा भयंकर नहीं, पर ये बहुत कैसे होता है, एग्रेसिव टाइप होता है, और इसमें ब्लास्ट होता है, और फिर ये 3 चीज़ों में कन्वर्ट होता है। क्या? एक तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, या तो फिर वो पल्सर, देखो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, फिर पल्सर, और या फिर उसके बाद क्या बनता है, ब्लैक होल, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब इन तीनों में बिगेस्ट क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार। पल्सर स्टार जो होता है वो मैग्नेटिक इन नेचर होता है, और ब्लैक होल जो है बच्चे, आपने बहुत इसके बारे में थ्योरी मूवीज वगैरह सुना होगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या होता है बच्चे, ब्लैक होल जो होता है वो कोई होल नहीं होता है एक्चुअली में, ये कैसा, एक ऐसा बॉडी बन जाता है, एक ऐसा नेबुला बन जाता है जिसके अंदर है ना डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, डेंसिटी मतलब समझते हो क्या, मान लो एक एरिया है, यहाँ पर 1 2 3 ऐसा डॉट रखा है, तो ये कितना वो है, मतलब समझ रहे हो कितना वाइडली स्प्रेड है। लेकिन अभी इसी एरिया में मैंने ऐसे बहुत सारे डॉट रख दिए, तो देख रहे हो उतना ही एरिया है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, घनत्व हो गया, मतलब बहुत सारा, मतलब अपने जंगल देखा होगा, जंगल अगर एक पेड़ हो जंगल में तो आप कैसे डेंस फॉरेस्ट बोलोगे, नहीं, लेकिन अगर उतनी जगह पे बहुत सारे फॉरेस्ट हो तो उसको क्या बोलोगे, बहुत डेंस फॉरेस्ट बोलोगे, ठीक है। तो डेंसिटी मतलब समझती है एक एरिया में कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्लैक होल में क्या होता है बच्चे, डेंसिटी बहुत हाई होती है, तो मिस कितनी हाई होती है, समझ लो 1 स्पून में आपने 100 हाथियों को रख दिया है पॉसिबल नहीं है, पर ब्लैक होल के पास में इतनी हाई डेंसिटी होती है, मतलब इतना ज़्यादा इसके अंदर मास कन्फाइंड हो जाता है, इतना ज़्यादा पास पास में आ जाते हैं, कम जगह में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए इसकी क्या होती है, बहुत हाई डेंसिटी। अच्छा बच्चे, डेंसिटी से ही डायरेक्टली रिलेटेड है ग्रेविटी, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ वीडियोस देखोगे तो उसमें आइंस्टाइन ने क्या बताया था, एक ऐसा मैश बनाया था, मैश, और उसमें कहा था कि यहाँ पर क्या करो, ऐसे बॉल रख दो, जिस बॉल की ज़्यादा क्या होगी, डेंसिटी होगी, मतलब जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना मास होगा, वो इतना अंदर घुस जाएगा। मतलब आपने देखा होगा, ऐसे आप जाते हो कहाँ, सर्कस वगैरह, सर्कस क्या, ऐसे मेले वगैरह में, तो ऐसे एक चौड़ा सा मेम्ब्रेन लगा रहता है, उसके ऊपर ऐसे बच्चे कूदते रहते हैं, ठीक है, तो वो जितना भारी रहेगा वो नीचे जाएगा, वैसे ही जितना ज़्यादा ये इसका क्या रहेगा, डेंसिटी, उतना ही नीचे जाएगा, और उतना ही हाईली वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए उसका ग्रेविटी बढ़ जाएगा। इतना डीप में इतना पूछना नहीं है, बस मैं आपको बता रही थी, ठीक है। आप क्या याद रखोगे कि ये जब सुपरनोवा होगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर स्टार और ब्लैक होल, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और ब्लैक होल की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है, और उसी की हाईएस्ट ग्रेविटी होती है, कितना, तो भाई 1 स्पून में जैसे अपने 100 हाथियों को भर दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चे? तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चे आप, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। समझ में आ रहा है बच्चे, एक स्टार कैसे फॉर्म होता है और कैसे मर जाता है, ठीक है। तो अब हमारी जो गैलेक्सी है बच्चे, गैलेक्सी क्या, देखो यूनिवर्स बनेगा, ठीक है, यूनिवर्स तो हमारा ब्रह्मांड एक ही है, उसी ब्रह्मांड में बहुत सारी तरीके की गैलेक्सी होगी बच्चे, बहुत सारे ऐसे नेबुला होंगे जो ऐसे ऐसे पूरा कंडेंस होके एक स्पाइरल वे गैलेक्सी बना। अच्छा हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेना बच्चे, गैलेक्सी कैसे दिखती है, स्पाइरल शेप की, ठीक है। और स्पाइरल में कैसा होता है बच्चे, बल्ज, सेंटर में क्या होता है, सेंटर में थोड़ा बल्ज रहेगा, मैंने आपको डोरा केक दिखाया था, ठीक है, सेंटर में बल्ज रहेगा, और साइड साइड में क्या होगा, पतला रहेगा, और इसी साइड्स को क्या बोलते हैं बच्चे, आर्म्स बोलते हैं, किसका, गैलेक्सी के आर्म्स, ठीक है। तो हमारा जो सन, जो एकदम नए नए बने रहते हैं ना स्टार्स, वो सब ऐसे आर्म्स पे पाए जाते हैं, तो हमारा सन जो है वो कहीं यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और जो बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, मतलब ये सुपर जाइंट और रेड जाइंट बन जाते हैं, वो सब अंदर अंदर चले जाते हैं, फिर बाद में अंदर ही ब्लैक होल बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ब्लैक होल की थ्योरी पहले आइंस्टाइन ने दी थी, उनको लगा था प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2019 में एक फ़ोटो रिलीज़ की गई ब्लैक होल की,
तो वहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ब्लैक होल होता है, एग्जिस्ट करता है। वो कहाँ होता है बच्चे? किसी भी गैलेक्सी के एकदम बीच में। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता है कि वो ऐसा कुछ राक्षस है आकर खा जाएगा कुछ या निगल जाएगा उसके पास बच्चे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अपने आसपास की चीज़ों को क्या करता है, खींच लेता है, ठीक है। और वो खींचेगा भी क्या? ऐसे जो मरे हुए प्लैनेट्स है जिनका पूरा फ्यूल खत्म हो गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ जाएं हम, थोड़ा सिंक कर लो। यहाँ पर क्या लिखा है? डिफरेंट कलर ड्यू टू टेम्परेचर। अच्छा हाँ, बहुत सारे स्टार के आते हैं, देखोगे मिस कलर अलग अलग होते हैं, कुछ ब्लू कलर का दिखता है, कुछ येलो कलर का। तो बच्चे उनके टेम्परेचर की वजह से, जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वो येलो, मतलब येलो होगा, मतलब जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो येलो होगा, फिर रेड से येलो होगा, येलो से फिर ब्लू हो जाएगा, और जिससे कम जाएगा तो रेड, रेड से ऐसे वगैरह वगैरह होते चले जाएगा। तो टेम्परेचर, ये जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चे? टेम्परेचर ऑफ द स्टार पे। बात क्लियर है? ठीक है, इस पे पढ़ाने के लिए बच्चे बहुत कुछ है, इस पे लोग पीएचडी करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? पीएचडी नहीं करना है, अपने जो एग्जाम में आने वाला है उसके बारे में ध्यान देना, ठीक है। ठीक है, वैसे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आएगा कि नेबुला हाइपोथेसिस क्या होता है, किसने दिया है, कब दिया है, ठीक है। कभी कभी इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने 3 थ्योरी देख ली, अब अगली थ्योरी क्या है बच्चे? प्लैनेटेसिमल थ्योरी, ठीक है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब देखो इसमें लिखा है मतलब इम्पोर्टेंट है। तो प्लैनेटेसिमल थ्योरी जो है वो किसने दी है बच्चे? चेम्बरलिन और फॉरेस्ट ने, ठीक है। कैसे याद रखोगे बच्चे? देखो ये नाम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कभी क्या करेगा कि मैच द फॉलोइंग दे देगा, यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी लिख देगा और यहाँ पर उसको खोजकर्ता के नाम लिख देगा और बोलेगा इसको मैच करते बैठो, ठीक है। तो इसलिए आपको इनका नाम जरूर से इंपॉर्टेंट याद रखना है। प्लैनेटेसिमल थ्योरी किसने दी है? चेम्बरलिन और फॉरेस्ट ने। याद रखो, ऐसे याद रख सकते हो कि आपने क्या किया, एक प्लैनेट में गए, प्लैनेट के अंदर एक चेम्बर था, चेम्बर खोले तो आपको बहुत सारा फॉरेस्ट दिखा, ऐसा करके याद रख सकते हो, ठीक है, या जैसे भी आपका मन करे। अच्छा, इनका ईयर क्या था बच्चे? 1905, ठीक है। ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है। चलो ईयर कैसे याद रखोगे? 5 चेम्बर 5 ऐसे याद कर सकते हो कि प्लैनेट में कितने थे? 5 चेम्बर थे, ठीक है, 5 चेम्बर थे, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो, क्या बोला था प्लैनेटेसिमल थ्योरी में? प्लैनेट्स वेर फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल सॉलिड बॉडी। अच्छा, इसी स्मॉल सॉलिड बॉडीज को ने क्या बोला था? प्लैनेटेसिमल, जो कि क्या कर रहे थे? सन को ऑर्बिट कर रहे थे। मतलब मान लो यहाँ सन है, ठीक है, ये सन का बच्चे मास जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं आजू बाजू, इसका मास ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसके पास ग्रेविटी अच्छी खासी होगी, ग्रेविटी अच्छी खासी होगी तो ये क्या करेगा? बहुत सारे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही तो जब इसने बहुत सारे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया तो यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट इसके आजू बाजू रिवॉल्व होने लगे, ठीक है। बात ठीक है। अच्छा मिस, ये अट्रैक्ट किया तो इससे जाके भिड़ क्यों नहीं गए बच्चे? इतने ज़ोर से भी नहीं किया कि वो भिड़ जाएँ, ठीक है। पहले भी बहुत सारे प्लैनेट हुआ करते थे। अच्छा, हमारा कहाँ से चालू होता है? मर्क्यूरी से ना। मर्क्यूरी के पहले भी बहुत सारे प्लैनेट थे जो सन खा गया है अभी, मतलब उसने खींच लिया है। अगली बारी मर्क्यूरी की है, फिर मर्क्यूरी के बाद वेनस। हम लोग जब प्लैनेट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि क्या हुआ था? सन जो है, सन के आजू बाजू बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स के एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए और उसको ऑर्बिट करने लगे। यही वाला क्या था? प्लैनेटेसिमल थ्योरी उसने दिया था कि ऐसे कुछ यूनिवर्स और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। अगली थ्योरी देखो क्या है बच्चे? बिग बैंग थ्योरी। ये भी वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड थ्योरी है, मतलब देखा जाए तो नेबुलर हाइपोथेसिस के बाद यही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या था कि चीज़ें कंडेंस हो रही थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, बाद में उनको कुछ लोगों को पता चला अच्छा कंडेंस हो रही है तो कैसे, मतलब ये सारे जो पार्टिकल घूम रहे हैं नेबुला के, ये कहाँ से आए होंगे, ठीक है। तो ये सोचने के लिए लोगों ने क्या कहा, एक साइंटिस्ट था जॉर्ज लेमाइती। बच्चे इसके लिए तो ट्रिक क्या, ये आपके मुंह पे रटा होना चाहिए कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमाइती ने। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमाइती। कैसे आप ये करोगे? बिग कुछ तो बिग जैसे BBGL करके कुछ तो याद रखो कि जैसे बिग बैंग को हम लोग CGL में लेकर जा रहे हैं, ऐसे कुछ याद करके रख लेना, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था बच्चे? जॉर्ज लेमाइते ने। कब दिया था? साल वेरी इंपॉर्टेंट, कब दिया था? 1927 में, ठीक है। यहाँ देखो ये L है और ये 7 है, थोड़ा L और 7 ऐसे ट्रिक बैठा लो, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, मतलब कि उन्होंने वो जवाब दिया था बच्चे कि आखिर में ये सारे नेबुला के डस्ट पार्टिकल्स आए कहाँ से। तो बिग बैंग में जॉर्ज लमाइटे ने क्या कहा कि क्या पता बहुत पहले यूनिवर्स के स्टार्टिंग में एक ही ऑब्जेक्ट रहा होगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, और क्या हुआ होगा, यही सिंगल ऑब्जेक्ट अपने में एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड मतलब समझते हैं ना, ब्लास्ट कर गया, और ब्लास्ट करने के बाद अपने बहुत छोटे 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 टुकड़े कर लिए, ठीक है। और ये ब्लास्ट किया और इसी से क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बने, और वही टुकड़े जो हैं वो अभी तक रिवॉल्व कर रहे हैं, और कहीं गैलेक्सी बन रहे हैं, कहीं सोलर सिस्टम बन रहे हैं। ये ऐसा बिग बैंग ने उसने कहा था। अच्छा, बिग बैंग मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि वो एक्सप्लोजन कब हुआ था। तो वो कब हुआ था, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। समझ में आ रहा है बच्चे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट सेलिब्रेटेड क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछा जाता रहता है अक्सर, कि जो बिग बैंग थ्योरी था उसमें जो एक्सप्लोजन था वो कब हुआ था, यूनिवर्स। अच्छा, यहीं पर से हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन भी यही कभी इसी ईयर के आजू बाजू हुआ था। कब हुआ था बच्चे, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, इसको आप मुंह पे बिठा लेना, ये भी आपको मुंह पे बिठा लेना है। चाहो तो वीडियो पॉज करो, आराम से 3-4 बार पेज में लिख लो, याद रह जाएगा, ठीक है। और रिवीजन करते रहोगे बच्चे तो हमेशा याद रहेगा, एक टाइम आएगा एकदम ऐसे आंख बंद करके भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हुआ था, यही ऐसा उसने ये किया था क्या, अपनी थ्योरी लिखी थी। अब इसी थ्योरी को प्रैक्टिकली, अब प्रैक्टिकली तो यूनिवर्स वापस क्रिएट करना इम्पॉसिबल मतलब नहीं है। तो क्या किया लोगों ने, एक्सपेरिमेंट किया कि क्या, चलो हम लोग लैब में एक बार करके देखते हैं। तो लैब में क्या हुआ, एक हिग्स करके साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, हिग्स, ये हिग्स जो था ये अलग साइंटिस्ट था, और एक बोसोन, बोसोन मतलब कौन, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बच्चे। जब हमारे यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो सत्येंद्र नाथ बोस थे वहाँ पर। इन्होंने ही, ये सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने क्या किया था, आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया था। तब आईएएस नहीं, सीएस आई कुछ ऐसे, आईसीएस एग्ज़ाम बोला जाता था, जो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही देते थे। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया था, ठीक है। हिस्ट्री में इनके बारे में और देखेंगे, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ बोस जो थे वो क्या थे, बहुत अच्छे फिजिसिस्ट थे, मतलब फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही क्या किया था बच्चे, बोस आइंस्टाइन स्टेट निकाला था, ठीक है। जब साइंस पढ़ोगे आप तो पता चलेगा। तो इन्होंने ही क्या कहा था बच्चे, एक गॉड पार्टिकल नाम में, ये जॉर्ज लेमाइते ने कहा था ना, एक सिंगल बॉडी है जिसमें एक्सप्लोजन हुआ था। इसी सिंगल बॉडी को इन लोगों ने नाम क्या दिया था बच्चे, गॉड पार्टिकल, ठीक है। क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, तो देखो, एक जेनीवा, जेनीवा आपको पता, ये जेनोवा लिखते, जेनीवा, जेनीवा में क्या हुआ था, जेनीवा में एक लैब बनाया गया था। कहाँ पर, 20, देखो 100 फीट डेप्थ, मतलब ऐसे ज़मीन के अंदर नीचे खड्डा किया था 100 फीट डेप्थ पे, और वहाँ पर 27 किलोमीटर की लॉन्ग एक टनल बनाई थी, ठीक है। उसी का क्या नाम था बच्चे, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ठीक है। ये उस जगह का नाम था, और यहाँ पर ही एक ब्लास्ट किया और कि बिग बैंग को रिक्रिएट किया जा सके। कब किया था, 30 मार्च 2010। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो पूछा कि कुछ ऐसा बिग बैंग को रिक्रिएट कहाँ किया गया था, तो जेनेवा में, ठीक है। अच्छा, ये हिग्स बोसोन ने क्या पार्टिकल बताया था बच्चे, गॉड पार्टिकल। इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं बच्चे, वो क्या है अपना, एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स। ये किसने दिया था बच्चे, ये थ्योरी एडविन हबल ने। कब दिया था, 1929। अच्छा, जल्दी से मुझे रिकॉल करके बताओ, बिग बैंग कब हुआ था, बिग बैंग आपको बताया था, बिग बैंग सीजीएल में, सीजीएल मतलब जॉर्ज लेमाइते। और कब दिया था बच्चे, 1927। लेमाइते मतलब एल मतलब 7, ठीक है, याद रहेगा। तो 1927 में बिग बैंग हुआ था, और जस्ट उसी के 2 साल बाद एडविन हबल ने क्या थ्योरी दी थी, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। उसने क्या बताया था बच्चे कि ये जो आपका सिंगल बॉडी जिसको आप गॉड पार्टिकल बोल रहे थे, इसमें जब 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। तो ये क्या हुए, बहुत सारे पार्टिकल बाहर आए। तो अब बाहर आए बच्चे, तो अब ये क्या हो रहे हैं, ये कंटिन्यूसली बाहर की तरफ ही ट्रेवल करते हुए चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। मतलब आपका यूनिवर्स क्या है, एकदम स्टडी नहीं है कि इतने में है तो इतने में ही है। ये क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, मतलब हर तरफ से इंक्रीज होते चले जा रहा है, ठीक है। ऐसा किसने कहा था बच्चे, एडविन हबल ने, ठीक है। आपको जानते होंगे एक हबल नाम का टेलीस्कोप भी है, ठीक है। तो एक्सपांशन देखो, ई
और ई से एडविन। याद रखोगे कब हुआ था? जस्ट आपके बिग बैंग के 2 साल बाद, मतलब बिग बैंग के नहीं, जस्ट जब बिग बैंग थ्योरी निकली थी उसके 2 साल बाद इसने बताया था कि जो आपका यूनिवर्स है क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडी इज इंक्रीजिंग। इसने सिर्फ बोला था, ठीक है। अब कुछ लोग ने सोचा कि ये क्या सोच कर बोला है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि यूनिवर्स एक्सपांड ही होते चले जा रहा है। तो कुछ साल बाद क्या हुआ, एक और थ्योरी निकली, इसका नाम क्या पड़ा? स्टेडी स्टेट थ्योरी। कि एक्चुअली में यूनिवर्स एक्सपांड तो कर रहा है, तो उसका प्रूफ क्या है कि जो यूनिवर्स इज एक्सटर्नली एक्सपांडिंग बट मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी एंड अपीयरेंस ओवर द टाइम। मतलब क्या हो रहा है, ये आपकी गैलेक्सी है जो क्या है बच्चे, बीच में से थोड़ी उठी हुई है कचौड़ी की तरह, ठीक है, बीच में से बल्ज है और एजेस से क्या है, फ्लैट है। तो ये क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक्सपांड कर रही हैं, लेकिन इसकी एवरेज डेंसिटी, मतलब कि जितनी चीज़ें, मतलब क्या हो रहा है कि जितनी चीज़ें यहाँ पर आगे जा रही हैं उतनी ही चीज़ें यहाँ से और जनरेट हो रही हैं, और पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। बात ठीक है? और पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, इसलिए जब एवरेज डेंसिटी को कांस्टेंट रखना होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाना होगा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं भी समझ में आ रहा है तो इतना पात्र याद रखो कि जो आपका यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लोजन के बाद क्या हो रहा है, बाहर चले जा रहा है, और नए नए पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं इसमें, क्या हो रहे हैं इसमें, और ओरिजिनेट हो रहे हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, पार्टिकल जुड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसका जो एवरेज डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो अभी इतनी जगह में एक पेड़ था, अभी इसी जगह को भी डबल कर दी और पेड़ों को भी डबल कर दिया, तो एवरेजली डेंसिटी देखा जाए तो वही रही ना। बात नहीं भी समझ में आ रही है तो बस इतना याद रखना, स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दिया था? फ्रेड होयल ने, ठीक है। कब दिया था? 1948। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में कभी आएगा तो ये याद रखना, स्टेडी स्टेट फ्रेड होयल, ठीक है। कैसे याद रखोगे? समोसा फ्राइड है, ठीक है, समोसा फ्राइड है, ऐसे करके कुछ आप ट्रिक बिठा लो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पढ़ लेना, मैटर इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड टू फिल द गैप बाय लेफ्ट बाय द एक्सपांशन, हेंस इट हैज़ नो बिगिनिंग और नो एंड। मतलब आपका यूनिवर्स एक्सपांड करते ही जाएगा, बिगिनिंग पता नहीं चलेगा और एंड भी पता नहीं चलेगा, वो तो बढ़ते जा रहा है ना, किसको क्या पता है एंड कब हो। एक और है बच्चे, एक कभी क्वेश्चन पूछ लिया था तो मैंने यहाँ डाल दिया है, फेंट यंग सन थ्योरी। इसका तो आप ये भी नहीं जानने की ज़रूरत है कि किसने किया था, बस इतना याद रखो कि पहले क्या हुआ था, जब ऐसा एकदम नया नया स्टार बना था तो स्टार में इतनी ज़्यादा एनर्जी वो बाहर नहीं दे रहा था, ठीक है, फेंट था एकदम। अर्लियर सन वॉज फेंट प्रोवाइडिंग लेस सोलर रेडिएशन टू अर्थ, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जितनी एनर्जी आज सन दे रहा है उतनी तभी नहीं दे पा रहा था। तो अर्थ जो है, अर्थ का टेम्परेचर फिर कैसे बढ़ा जब इतना सन नहीं दे पा रहा था एनर्जी। तो अर्थ के अंदर बच्चे उसकी खुद की ग्रीन हाउस गैस, अच्छा ग्रीन हाउस गैस क्या होता है बच्चे, तो मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ क्या होता है। बाहर के देशों में हमारे जैसे 24 घंटे सन नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसा बनाते हैं, एक ऐसी एरिया, एक ऐसा फार्म बनाते हैं, ऐसा लैंड है मान लो, और यहाँ बहुत सारी क्रॉप लगा दी है, ठीक है, क्रॉप लगा दिया और इसको क्या किया, ऐसे ढक दिया और इसको ग्रीन कवर कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि मान लो जब सन आया, मान लो 2-4 दिन के बाद जब भी सन उगे और उन्होंने क्या किया, यहाँ एनर्जी दी, तो ये एनर्जी अंदर तो आ जाएगी, लेकिन अंदर जाने के बाद जब ये बाहर रिफ्लेक्ट होना चाहिए तो ये नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी को क्या बोलते हैं, ट्रैप ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी यहाँ ट्रैप हो गई, और ट्रैप होने की वजह से क्या हुआ, ये एनर्जी ट्रैप हुई, और ये ट्रैप किसकी वजह से हुई, ये ग्रीन जो आपने कपड़ा लगाया था, ठीक है। तो यही वाला कंसेप्ट जो है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, अभी अर्थ के ऊपर। ये आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और आपका इतना ज़्यादा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह। तो ये सब एकदम इसी ग्रीन हाउस की तरह, अच्छा इसी को क्या बोला गया, ग्रीन हाउस, इसी ग्रीन हाउस की तरह ये सारे काम कर रहे हैं, एकदम चादर बन गए हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। और ये क्या करते हैं, सन से जो भी एनर्जी रेडिएशन आता है उसको आने तो देते हैं लेकिन वापस जाने नहीं देते। तो जाने नहीं देते तो क्या होता है बच्चे कि आपका सन जो, आपका जो अर्थ है, इसका टेम्परेचर क्या है, दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहा है। आपने बहुत सुना होगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है कि सन जो है उसके अंदर एनर्जी आ तो जाती है रेडिएशन, लेकिन वापस जा नहीं पाती है, ना जा नहीं पाती तो यहीं फंस के रह जाती है, और क्या करती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है। बात क्लियर है? ठीक है। तो यही क्या हुआ था कि पहले जो अर्थ का टेम्परेचर था वो कैसे इंक्रीज़ हुआ था, इसी ग्रीन हाउस के गैसेस की वजह से। तो सोचो तब पहले के टाइम पे बच्चे अर्थ पे आइस एज हुआ करता था। सोचो टेम्परेचर इंक्रीज़ होते होते आज अब ऐसा हो गया कि 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है गर्मी में। सोचो अभी कुछ साल के बाद पता नहीं कहाँ जाएगा।
कुछ नहीं होगा बच्चे, एकदम वीनस जैसी हालत हो जाएगी। जब हम वीनस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड हैं। अपने आप पानी के होते हैं, वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है, मतलब उसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारी सारी थेरीज खत्म हो रही है बच्चे, मेजर पार्ट है। ठीक है, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं, झाड़ी मार लो क्या क्या पढ़ा हमने। देखो, पहले सोलर सिस्टम किसने दिया, आर्यभट्ट ने। दूसरा हेलियोसेंट्रिक मॉडल जिसने किया, निकोलस कोपरनिकस ने। फिर क्या हुआ बच्चे, नेबुलर हाइपोथेसिस द मोस्ट सेलिब्रेटेड किसने दिया, कांत और लेप्लेस ने। कैसे याद रखोगे, एन फॉर कांत और एल फॉर लेप्लेस। ठीक है, कब दिया, 1755 में। ठीक है, क्या दिया, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर क्या आया, प्लैनेटेसिमल थ्योरी चेम्बरलिन और फॉरेस्ट ने दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बिग बैंग थ्योरी, ये भी बहुत मोस्ट सेलिब्रेटेड थी। नेबुला में पार्टिकल्स आए कहाँ से, तो एक्सप्लोजन से आए। कहाँ पर किया, जेनीवा में एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कौन बोला था, एडविन हेबल ने। फिर स्टेट थ्योरी किसने, फ्रेड हॉयल ने दी। और फेंट यंगसन। ये देखो, यही चीज़ मैंने दोबारा लिख दी है। देखो ये क्या है, ईयर वाइज एकदम, ऊपर भी ईयर वाइज ही था, नीचे भी ईयर वाइज। बच्चे ये क्या होता है फ़ायदा आपको याद करने का, कि आपको याद रहेगा कि कौन से के बाद कौन से। कभी कभी ऐसे अरेंज करने के लिए बोल देता है, ये बताओ नेबुलर हाइपोथेसिस पहले आया था कि बिग बैंग पहले आया था। ऐसे बहुत क्वेश्चन आजकल वो पूछता है। ठीक है, फर्स्ट सोलर सिस्टम, देखो सेकेंड, फिर क्या है, मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, फिर कांत ने नेबुलर, फिर प्लेनेटेसिमल, बिग बैंग, यूनिवर्स एक्सपेंशन, स्टेडी स्टेट। याद रहेगा। आपका एक मेजर पोर्शन डन हो गया थेरीज के रिलेटेड। क्या, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, यूनिवर्स। यूनिवर्स से क्या होगा बच्चे, गैलेक्सी बनेगा। मैंने आपको बताया स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए। और इसी सारे गैलेक्सी में, जैसे यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सियाँ होती हैं, एक यहाँ कोई गैलेक्सी, एक यहाँ कोई गैलेक्सी, एक यहाँ कोई गैलेक्सी, और इसी गैलेक्सी के अंदर बच्चे सोलर सिस्टम होता है। ठीक है, बहुत सारे, मतलब मान लो ये गैलेक्सी है, इसी के अंदर यहाँ एक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब समझते हो, एक स्टार होगा, उसी के आजू बाजू बहुत सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है, हाँ ये देखो मैंने लिखा है, सोलर सिस्टम में क्या होंगे बच्चे, बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट और मून। देखो मैं लिखना भूल गई। ठीक है, आगे सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं एक और बार आपको बताऊंगी कि गैलेक्सी क्या होता है, उसके अंदर सोलर सिस्टम कैसे आते हैं। चलो अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या स्टैटिक आ जाता है, कभी कभी पूछता है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है बच्चे, मिल्की वे। आपने एक चॉकलेट खाई थी, मेरी तो फेवरेट थी, बचपन में आती थी मिल्की वे चॉकलेट। इसी को अच्छा कभी कभी बोलते हैं क्या कि इसका हिंदी में नाम क्या है बच्चे, मंदाकिनी। कितना सुंदर नाम है मंदाकिनी। एक नदी भी है, मैं आपको पढ़ाऊंगी बाद में, केदारनाथ से निकलती हैं। ठीक है, अच्छा तो हमारी गैलेक्सी का नाम पता चल गया आपको। अच्छा अब दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये सब। ठीक है, हमारे नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है बच्चे, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा का नाम क्या है, देवयानी। ठीक है, मान लो ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, तो यहीं कुछ पास में, हमारे पास में मतलब पड़ोस में नहीं बच्चे, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस के बारे में आपको बता दूं कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है कि ये सब कितने दूर होंगे, सन, स्टार। सोचो अपने यहाँ के स्टार कितने दूर होते, तो सोचो गैलेक्सी के और दूसरी गैलेक्सी के बीच में कितना डिस्टेंस होता होगा। तो ये डिस्टेंस आप किलोमीटर में तो ऑब्वियसली नाप नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसको नापने के लिए एक दूसरा यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है बच्चे, LY, दैट इज लाइट ईयर। और एक और होता है पर सेकेंड। पहले लाइट ईयर के बारे में समझो क्या है, यूनिट टू मेजर, इसका स्पेलिंग देख लो, मेजर, यूनिट टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, एक लाइट ईयर क्या होता है बच्चे, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 अर्थ ईयर। ठीक है, मतलब देखो आपको ये पता होगा कि लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप पढ़ते हुए आ रहे होगे साइंस में। यानी एक सेकेंड में, इसके कहने का मतलब है एक सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस, इतना मीटर कवर कर जाती है। बात समझ में आ रहा है, तो ये एक सेकेंड में होती है। और सोचो एक साल में ऐसे कितने सेकेंड होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 3 × 8 ये एक सेकेंड में, और टोटल कितने 60 सेकेंड होते हैं एक मिनट में, ऐसे 60 मिनट होते हैं। और वैसे ही 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और ऐसे ही 365 डेज होते हैं। तो सोचो इसको पूरा मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या डिस्टेंस निकलेगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, यानी एक लाइट ईयर। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, एक लाइट ईयर। मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा डिस्टेंस होता होगा, ये एक लाइट ईयर है, समझ रहे हो। और अपना कितना है, जो लार्जेस्ट गैलेक्सी है उसका देखो डिस्टेंस कितना है, 5.5 मिलियन लाइट ईयर्स। मतलब आप समझ सकते हो, इन इमेजिनेबल डिस्टेंस होता है। ठीक है,
चलो ये समझ में आ गया। यहीं पार सेकंड्स भी बता देती हूँ। पार सेकंड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर फिर भी जान लो। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, अरे 1000 मीटर, तो वैसे ही जब 3.26 लाइट ईयर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 पार सेकेंड। बात समझ में आ रही है। लाइट की स्पीड बच्चे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साइंस के इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक लाइट ईयर कितना होता है, 9.646 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अपने इस पे वापस, ठीक है। नियरेस्ट गैलेक्सी कितनी है, एंड्रोमेडा, ठीक है, इसको देवयानी बोलते हैं। लार्जेस्ट गैलेक्सी बच्चे IC110, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे देख लेना है। स्मॉलेस्ट गैलेक्सी क्या है, उर्सा मेजर, इससे भी स्मॉलेस्ट ढूंढी जा सकती है। अभी ये सब ढूंढते रहते हैं बच्चे जो टेलीस्कोप्स रहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी, ज़रूरी नहीं है बच्चे कि गैलेक्सी स्पाइरल शेप की हो, और भी शेप की हो सकती हैं, ज़्यादातर स्पाइरल ही होती हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी क्या है, NGC। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। नियरेस्ट गैलेक्सी हमारी कौन सी है, एंड्रोमेडा। इतनी बात ठीक है। अच्छा यहाँ देख लो थोड़ा, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन क्या होता है बच्चे, ग्रुप ऑफ स्टार। जब कुछ ग्रुप ऑफ स्टार मिलके कोई ऐसे पिक्चर बना रहे होते होंगे ना, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको कॉन्स्टलेशन क्या है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, उसकी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब स्टार्स का बनना, उनका खत्म होना, जो मैंने अभी आपको नेबुलर में बताया था, उन सबको क्या, उनके सबके स्टडीज को क्या बोलते हैं बच्चे, एस्ट्रोफिजिक्स। इतना क्लियर है बच्चे, तो थ्योरी वाला खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे। अब हम अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेलेस्टियल का मतलब क्या है, बहुत देर से आप सुन लो। सेलेस्टियल मतलब वही जो आपके यूनिवर्स में, स्पेस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उनको आप सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हो, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, 2 टाइप का, एक ल्यूमिनस और एक, अरे सॉरी, एक नॉन ल्यूमिनस होता है, एक ल्यूमिनस होता है। नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसके पास खुद की लाइट होती है उसको ल्यूमिनस बोलेंगे, और जिसके पास लाइट नहीं होती है उसको नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे, ठीक है। आपको पता भी चल रहा होगा, ऐसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में तो सिर्फ एक ही लोग आते हैं, क्या, स्टार, ठीक है। एक स्टार ही है जिसके पास खुद की एनर्जी है, खुद का फ्यूल है, ठीक है। बाकी नॉन ल्यूमिनस में ये सारे आते हैं। अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो ल्यूमिनस में देख लेते हैं, स्टार होते हैं, फॉर एग्जांपल सन के अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन है, हीलियम में कन्वर्ट होता है और बहुत सारी एनर्जी देता है, ठीक है। कॉन्स्टलेशन क्या बताते हैं बच्चे, ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार मिलके कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करते हैं, उसी को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है। नक्षत्र बोलते हैं हिंदी में उसको। चलो अब यहाँ पर नॉन ल्यूमिनस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेटेरॉइड क्या होता है, मेटियोर क्या होता है, मेटेरॉइड क्या होता है, ठीक है। एकदम ध्यान से, आज से कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखो एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होता है बच्चे, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग सन, फॉर एग्जांपल कॉमेट। अच्छा मैं अभी बताऊंगी कॉमेट क्या मतलब, क्या होता है, सन। एकदम ध्यान से याद रखना, किसी प्लैनेट को ये नहीं रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। कि प्लैनेट को, जो प्लैनेट को रिवॉल्व करते हैं बच्चे, किसी प्लैनेट को रिवॉल्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लैनेट के आजू बाजू घूमता है तो उसको उस प्लैनेट की सैटेलाइट बोलते हैं। लेकिन एस्ट्रॉइड किसको बोलते हैं बच्चे, जो सन या किसी स्टार के आजू बाजू घूमता है, ठीक है। अभी मैं आपको सोलर सिस्टम जब पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, एक पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, कहाँ, इस मार्स और जुपिटर के बीच में, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं बच्चे, याद रहेगा कि ये क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉमेट। कॉमेट देखो यहाँ लिखा हुआ है, कॉमेट भी यहीं पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, स्मॉल आइजी डर्ट बॉल विथ अ टेल ऑर्बिटिंग सन। मतलब ये क्या होता है बच्चे कि कॉमेट जो होता है, एस्ट्रॉइड बहुत सारे शेप के हो सकते हैं, बड़े पत्थर हो सकते हैं, छोटे पत्थर हो सकते हैं, हाँ मेन बात ये वही रॉकी ऑब्जेक्ट। और कॉमेट क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के एस्ट्रॉइड होते हैं जो कि क्या होते हैं, डर्ट से बने होते हैं। और डर्ट क्या होता है, इतना कम टेम्परेचर हो जाता है उनका कि उसके ऊपर आइस हो जाती है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते हैं ना, तो ये इस तरफ से स्पीड ज़्यादा रहती है, तो पीछे से स्पीड कम हो जाती है, तो पीछे थोड़ा टेल जैसा दिखता है, तो ऐसा ऐसा देखो ऐसा दिखता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जब सन के पास जाते हैं ना, तो इनका पूरा बर्फ बर्फ पिघल जाता है और ये वहीं पे बर्न हो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये जो कॉमेट वर्ड है वो कहाँ से ली है, तो बच्चे कॉमेट वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या था, लॉन्ग हेयर स्टार, मतलब ये ना इसका शेप देखिए ऐसा वाला, ठीक है। अच्छा तो आपने हेलिस कॉमेट के बारे में बहुत सुना होगा, ठीक है।
तो हेलिस कॉमेट क्या था बच्चे, ये मतलब ये एक तरीके का कॉमेट है जो बार बार दिखाई देता है, जो अर्थ के बहुत पास में से दिखाई देता है। मतलब जब ये हेलिस कॉमेट ऐसे सन के चक्कर लगा कर रहता है ना, तो अर्थ से दिखता है। तो ये आखिरी बार कब देखा गया था, 1968। अब अगली बार कब देखा जाएगा, 2061 में। ठीक है, मैंने लिखा नहीं क्या, रुको लिख दूँ यहाँ पर। अगली बार कहाँ कब देखा जाएगा बच्चे, 2061 में। ओके, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हेलिस कॉमेट जो है वो कब देखा गया था, तो 1986 में। ठीक है, कैसे याद रखोगे, हेलिस है मतलब 6, ठीक है 6, और हम लोग इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं स्पेस की, तो 86, थोड़ा ऐसे कुछ ऐसे याद रखना है जैसे आपको मन करे। अच्छा, एस्ट्रॉइड क्लियर है, कॉमेट क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर मेटेरोइड क्या होता है, मेटियोर क्या होता है, मेटियोराइट क्या होता है। देखो इनकी स्पेलिंग क्या है, यहाँ डी फिर आर और टी। मेट्योर तो समझते होगे ना, बीच में हमेशा देखो इसी सीक्वेंस में आप पढ़ना, क्या मेट्योराइड, पहले डी आएगा, लास्ट में टी आएगा और बीच में मेट्योर आएगा। अच्छा, अब ये होते क्या है वो देखो। जब कोई एस्ट्रॉइड दैट इज रॉकी ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, हमेशा सन के आजू बाजू घूमते रहता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि वो वहीं आजू बाजू घूमेगा, नहीं तो उसको प्लेनेट ना घोषित कर दे। बात समझ में आ रही है बच्चे। अच्छा, अब मैं अभी ये भी बताऊंगी कि एस्ट्रॉइड और प्लेनेट के बीच में फर्क क्या होता है। देखो, मेटेरॉइड क्या होता है कि जब कोई एस्ट्रॉइड क्या होता है, वो सन के आजू बाजू घूमते घूमते क्या होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया। मतलब समझ रहे हो कि वो ऐसे घूम रहा था, मतलब अर्थ था यहाँ पर, वो भी अपना सन के आजू बाजू घूम रहा है, अर्थ भी घूम रहा है, लेकिन ये क्या किया, पाथ डेविएट करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गया, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटियोरॉइड। ठीक है, यह भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही घुसा है। ठीक है, कहाँ घुसेगा बच्चे, सबसे पहले आयोनोस्फीयर होगा, हम जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले एक्सोस्फीयर होता है, एक्सोस्फीयर के नीचे आयोनोस्फीयर आता है, फिर मीजोस्फीयर आता है। ठीक है, एक्सो से नीचे घुसते घुसते आयोन से मीजो में आता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये मेटियोरॉइड समझ में आया कि एस्ट्रॉइड जब क्या एटमॉस्फेयर में घुस जाए तो। अच्छा, तो अब मीटियोर क्या होता है बच्चे, जब यही मेटियोरॉइड क्या हो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए, और कहाँ तक आएगा बच्चे, मीजोस्फीयर, और मीजोस्फीयर में क्या होगा, वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मेटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आया और वहीं पर मीजोस्फीयर में क्या हुआ, बर्न होने लगा। तो बर्न होने लगा तो बच्चे ये थोड़ा शूटिंग स्टार जैसे दिखता है। आप जो बोलते हो ना कि देखो तारा टूट रहा है, चलो विश मांगते हैं, एक्चुअली में कुछ नहीं होता बच्चे, वो यही मेटियोरॉइड है जो टूट रहा है, मतलब ये बर्न हो रहा है, और बर्न होते होते ये शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है, और इसी को क्या बोलोगे बच्चे आप, मीटियोर। तो समझ में आया बच्चे मेटियोरॉइड और मीटियोर में फ़र्क। ठीक है, मेटियोरॉइड क्या होता है, एस्ट्रॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए। मीटियोर क्या होता है, जब वही मेटियोरॉइड मेसोस्फीयर में आकर बर्न हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, शूटिंग स्टार। अच्छा, इतना बात समझ में आया। अब मीटियोराइट क्या होता है बच्चे, कुछ ढेर एस्टेरॉइड जो क्या किए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आ गए, मीजोस्फीयर में बर्न भी नहीं हो पाए, और हद हो गई कि अर्थ के सरफेस तक पहुंच गए। बच्चे बात सुनो कि जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आएगा तो मीटियोरॉइड होगा, और जब सरफेस तक पहुंच गया तो मीटियोराइट हो गया। समझ में आ रहा है, पहले स्टार्टिंग में डी, और जब नीचे तक पहुंच गया तो टी। क्या ये क्लियर है, क्यों ये पहुंचा, क्योंकि इसको मेसोस्फीयर में ये पूरा कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ होगा बच्चे, उसका साइज बड़ा हो गया होगा। ठीक है, साइज बड़े हो जाते तो ज़्यादा बर्न नहीं हो पाते, तो सरफेस तक पहुंचते हैं। एक मीटियोराइट जो था वो अर्थ पे टकराया था, जो मैं कल आपको बता रही थी ना, पैसिफिक ओशन हुआ था क्रिएट, तो वही एस्टेरॉइड आया था अंदर और वो टकरा गया था, तो क्या हुआ था, पैसिफिक ओशन क्रिएट हो गया था। इतना बड़ा गड्ढा किया था उसने, तो गड्ढा किया, उसका क्या हुआ, गड्ढा किया तो बहुत सारा वहाँ पर पानी मतलब उछला उसका, और वो पूरा उछल के तब तक अर्थ ऐसे पलट गई, और जो बाकी के इस तरफ के डायनासोर थे, अच्छा तब डायनासोरों का युग था, वो भी मर गए। मतलब हर जगह का डायनासोर, जहाँ पर एस्टेरॉइड गिरा वहाँ के तो डायनासोर ऐसे जल के मर गए होंगे, और जब तक पीछे आए वो पानी उछला होगा और पानी से वो बाकी मर गए होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ थ्योरी लोग बताते हैं। इनमें क्लियर है क्या, मेटियोरॉइड क्या है, मेटियोर क्या है, मेटियोराइट क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमेट मैंने आपको बता दिया, आई होप सो ये क्लियर होगा। अब आपको कभी इसमें डाउट तो नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चे, प्लैनेट क्या होता है, तो प्लैनेट क्या होता है, लार्ज ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, लार्ज है तो इनमें खास क्या है बच्चे, कि इनकी खुद की ग्रेविटी होती है। ठीक है, हैव देयर ओन ग्रेविटी, लिख लेना। ठीक है,
तो एस्टेरॉयड में, ये एस्टेरॉयड में और प्लैनेट में यही फ़र्क है बच्चे। एस्टेरॉयड क्या होते हैं, ये अपनी कोई ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए अपने पास किसी को खींच नहीं पाते, स्टेबली अर्थ के अराउंड नहीं इवॉल्व कर पाते, रिवॉल्व, इसलिए किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। लेकिन प्लैनेट ऐसा नहीं करते। प्लैनेट एक लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, लार्ज होने की वजह से उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करते हैं, एकदम ढंग से प्लैनेट को रिवॉल्व करते, मतलब सन को रिवॉल्व करते रहते हैं। प्लैनेट होने की बच्चे 3 कंडीशंस होती हैं। 3 कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन कि वो सन के आजू बाजू एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है बच्चे कि उसको क्या करना चाहिए, अपना रास्ता, जो अपने पास रास्ता है उसको, मतलब आपके जो रिवॉल्यूशन के बीच में अगर कोई डेब्री आ रही है, मतलब कुछ भी, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने आजू बाजू घुमाओ, मतलब उसको अपना पाथ क्लियर करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चे, कि वो स्फेरिकल शेप का होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें और अच्छे से मैं फिर से ही बताऊंगी, ठीक है। अब मून को देख लेते हैं। मून क्या होता है बच्चे, मून ज़रूरी नहीं है कि अर्थ के पास ही एक मून हो, ठीक है, और भी प्लैनेट्स के पास अपने अपने मून होते हैं। तो मून एक्चुअली में होता क्या है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट होती है जो, अच्छा ये असली, तो ये क्या होता है बच्चे, मैंने आपसे क्या बोला था कि एस्ट्रॉयड, मार्क करना कि एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो सन के आजू बाजू चक्कर लगाते हैं, और ये जो मून होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्लैनेट्स के आजू बाजू चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये भी रॉकी ऑब्जेक्ट होता है, ये भी रॉकी ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ क्या लिखा है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। ऑब्वियस ही बात है बच्चे। हाँ, ये भी याद रखना कि ये जो मून होता है ये दिखता तो है कि ये चमक रहा है, मतलब इसके पास खुद की लाइट है, पर ये इसके पास खुद की लाइट नहीं होती। ये क्या करता है बच्चे, सन से जो लाइट आ रही रहती है ना, उसी को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा बोलो कि इससे कैसे हो सकता है, देखो तो ये सन बहुत बड़ा सा है, ठीक है, यहाँ अर्थ है, और यहाँ पर कहीं अर्थ का ऐसे मून चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो देखो ज़रूरी नहीं कि ये सब एक लाइन में होते हैं, ठीक है। जब आप देखो ऐसे देखोगे तो सन यहाँ है, मान लो अर्थ यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, तो देखो सन की तो लाइट इस पर पड़ ही रही है, ठीक है। ये यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यही क्या करता है, मून जो सन की लाइट इस पर पड़ती है उसी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये चमक रहा है, लेकिन इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर नोट करना कि मून क्या होता है, ये रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इतना तक क्लियर है। ये सेलेस्टियल बॉडीज हो गए, ठीक है। अब आते हैं बच्चे अपने दूसरे कंसेप्ट पे, दैट इज कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार मिलके एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हों, ग्रुप ऑफ पैटर्न लिखे, ग्रुप ऑफ स्टार एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कॉन्स्टलेशन, मतलब नक्षत्र, ठीक है। तो इसमें कुछ ही इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चे, उर्सा मेजर, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। और ये क्या फॉर्म करता है बच्चे, ग्रेट बियर का शेप। क्या आपको कहीं से लग रहा है कि ये एक भालू है, नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको सर्च करोगे तो लोग बताते हैं कि ये भालू का मुंह है, ये पूंछ है, ये 2 पैर है उसके ऐसे आगे आगे, और ये भालू का शेप बनाता है, ठीक है। तो और देखो अगर आप इसको देखना चाहो तो कभी गांव में जाओगे तो आपको ऐसे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे दिखेंगे, और 2 ऐसे तारे दिखेंगे ऐसे कुछ बनाते हुए। तो वही क्या है बच्चे, सप्तऋषि हैं, दैट इज उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, ठीक है। अच्छा देखो इसी में क्या होता है बच्चे, इसको ही बिग डिपर भी, एस्ट्रोनॉमिस्ट क्या होता है बच्चे, जब किसी कॉन्स्टलेशन के अंदर भी एक ऐसा कॉन्स्टलेशन फॉर्म हो जाए, मतलब ऐसे देखो कोई, मतलब जैसे ये तो भालू वाला है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे कॉन्स्टलेशन दिखाई देने लगे, कुछ शेप दिखाई देने लगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्या है, एस्टेरिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा एस्टेरिज्म फॉर्म होता है बच्चे, बिग डिपर करके, ठीक है। बस इसे याद रखना, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्स्टलेशन बच्चे, उर्सा मेजर। अच्छा उर्सा मेजर है तो एक उर्सा माइनर भी होता है बच्चे। यही वाला कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ये कभी कभी ऐसा उल्टा जैसा अपीयर होता है, ठीक है। मैंने तो गांव में ऐसे देखा था, तो क्या होता था कि गर्मी, हाँ शायद गर्मी के टाइम पे ऐसा दिखाई देता था, और ठंडी के टाइम पे वही चीज़ ऐसे कुछ दिखाई देने लगती थी, ठीक है। तो मुझे लगता था वही है दो, ठीक है। तो ये उर्सा मेजर है और इसको उर्सा माइनर बोलते हैं। ये क्या है, लिटिल डिपर, ठीक है। आगे आते हैं, दूसरा कॉन्स्टलेशन क्या है बच्चे, ये डब्ल्यू शेप। हमारे सर बोलते हैं इसको कैसे हो पिया, ठीक है, कैसे पिया, ठीक है। तो ये कैसा है बच्चे, डब्ल्यू शेप है, ठीक है। अच्छा हर एक कॉन्स्टलेशन में एक मेजर स्टार होता है, ये येलो से देख रहे हैं बच्चे, ये मेजर स्टार होता है। कभी कभी इसका नाम भी पूछते हैं, यहाँ पर नहीं पूछेंगे, तो ये याद रखना, ऐसे पूछेगा डब्ल्यू शेप कॉन्स्टलेशन जो है उसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है बच्चे, कैसे हो पिया।
कैसोपिया। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला कॉन्स्टलेशन क्या है, इसका नाम है बच्चे सिग्नस। ठीक है, ग्रीक में इसका मतलब इसका ये ग्रीक से लिया हुआ वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है स्वान। ये कहीं से मुझे स्वान शेप तो दिख नहीं रहा है, पर मान लो। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चे, ये क्रॉस शेप होता है। ठीक है, लिख लेना क्रॉस्ड शेप। पूछेगा डब्ल्यू शेप कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कैसोपिया, और क्रॉस शेप बोलेगा तो कौन सा है सिग्नस। देख रहे हो क्रॉस शेप तो लग रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये उर्सा माइनर हो गया था। अब ये देखो ये क्या है, आपने कभी वो देखा है, एक ऐसा ये होता है सैंड बार जैसा, यहाँ से पूरी मिट्टी रेत भरी रहती है और फिर यहाँ से रेत गिरती रहती है, 1 मिनट के लिए होता था पहले के टाइम पे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे बच्चे, आर ग्लास। ठीक है, तो ये कॉन्स्टलेशन थोड़ा आर ग्लास जैसा ही नहीं दिख रहा है। हाँ, तो इसी का नाम क्या है, आर ग्लास। इसी को जनवरी इवनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें का जो ये स्टार है इसका नाम रीगल है। इसी को क्यों पढ़ना है बच्चे, क्योंकि ये ब्राइटेस्ट स्टार है इस पूरे कॉन्स्टलेशन का। मतलब ये बाकी सारे कॉन्स्टलेशन में भी अगर देखा जाए तो ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। तो कभी कभी पूछ सकता है वो कि आर ग्लास, अच्छा इसी को ओरियन भी बोलते हैं बच्चे, इसी का एक और नाम है ओरियन। और इसी का नाम आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि हंटर, द हंटर भी है बच्चे। ये देखो ये देखो, ये और ये कुछ सेम सेम नहीं लग रहा है, ये यही है पार्ट। इसी के आगे क्या होता है, कुछ और आगे स्टार्स ले लेते हैं ऐसे, तो बोलते हैं देखो ये हंटर शेप का हो गया, ये कोई शिकारी है, इसने हाथ में बो पकड़ा है वगैरह वगैरह, तो इसी को क्या बोल देते हैं हंटर। तो ये दोनों कॉन्सुलेशन सेम ही है। इसका नाम अगर ऐसे देखा जाए तो इसका नाम आर ग्लास जनवरी इवनिंग, और ऐसे देखा जाए तो इसी का एक और नाम क्या है हंटर। अच्छा इसको क्या बोलते हैं ओरियंस बेल्ट, इसी का कभी कभी नाम क्या बन जाता है ओरियंस भी पड़ जाता है। ठीक है, रीगल जो है इसका क्या है ब्राइटेस्ट स्टार है। क्या आपको ये इतनी बात क्लियर है, क्या आप इतनी कॉन्स्टलेशन याद रखोगे। ठीक है, ये उर्सा मेजर क्या है ग्रेट बियर जैसा, कैसोपिया डब्ल्यू डब्ल्यू शेप, और सिग्नस क्या है क्रॉस शेप, ये लिटिल वाला, ये आर ग्लास कौन सा है बच्चे, आर ग्लास वाला ही, और ये हंटर। याद रहेगा बच्चे, इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है लार्जेस्ट, हमारे यहाँ पे बहुत सारे अभी बहुत सारे हैं, आपने कभी सुना होगा आपकी राशि क्या है वगैरह वगैरह, जैसे तुला, मीना, ये सब भी कॉन्स्टलेशन ही है, सभी नक्षत्र ही हैं। ठीक है, रोहिणी, जो पुष्य ऐसे बोलते जो पुष्य नक्षत्र में पैदा होता है वो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, देखो लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन का क्या नाम है बच्चे हाइड्रा, तो स्मॉलेस्ट का क्या है क्रुक्स। ठीक है, और हमारे सबसे नियरेस्ट कौन सा है सेंट्योरस। ठीक है, याद रखोगे, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्टलेशन खत्म हो गया। ओके, आगे आते हैं बच्चे, अब हम स्टार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो उतने तक तो हमने जो पीछे पढ़े वो सब क्या थे, नॉन लिमिनस थे। अब हम क्या पढ़ेंगे लिमिनस वाला। लिमिनस वाले में सबसे पहले बच्चे स्टार। स्टार मैंने आपको पहले भी समझाया था लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स में कि क्या होता है स्टार, बहुत सारा नेबुला कंडेंस होगा, प्रोटोस्टार बनेगा, फिर कंडेंस होगा, फ्यूजन होगा, फिर वहाँ पर बहुत सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, और यही क्या बन जाएगा स्टार, अपनी खुद की एनर्जी निकालते हुए। ठीक है, अच्छा तो इसका स्टैटिक पॉइंट देखो, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है बच्चे, तो साइरस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे वो पूछते हैं ना नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, वैसे सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हमारी गैलेक्सी के अंदर, बच्चे ये सारी हमारी गैलेक्सी की बात हो रही है। ठीक है, हमारी गैलेक्सी कौन सी है बच्चे, मिल्की वे। तो मिल्की वे में जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है उसका क्या नाम है बच्चे, साइरस। साइरस को ही एक डॉग स्टार बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये तो फर्स्ट ब्राइटेस्ट है, पर एग्जामिनर आजकल बोल रहा है, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, सबको आता होगा, तो ये पूछता है सेकंड ब्राइटेस्ट कौन सा है। तो सेकंड ब्राइटेस्ट आपको पता होना चाहिए क्या है, कैनोपस। ठीक है, याद रहेगा, फर्स्ट साइरस, सेकंड कैनोपस। अच्छा तो हमारे जो सन है, सन बच्चे सन भी तो हमारा स्टार है। अच्छा स्टार के पास क्या होता है बच्चे, अपना अपना सोलर सिस्टम होता है, वैसे यहाँ पर साइरस स्टार होगा और साइरस का भी अपना ही सोलर सिस्टम होगा। तो ये जो सन है, अगर हम स्टार के कंपेरिजन में, अपने सन के कंपेरिजन में सबसे नियरेस्ट बात करें, तो सबसे नियरेस्ट कौन है बच्चे, प्रोक्सिमा, सॉरी ये नहीं है, वो जो सबसे नियरेस्ट है उस स्टार का क्या नाम है बच्चे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसी को हम लोग अल्फा सेंचुरी भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कैसे, कि हमारा जो सन है उसके सबसे नियरेस्ट जो स्टार है उसका नाम क्या है बच्चे, प्रोक्सिमा सेंचुरी, दैट इज अल्फा सेंचुरी। अच्छा तो दूसरा कौन सा है, ये तो फर्स्ट हो गया, ये बहुत कॉमन है, सबके मुंह पे रटा होता है। ठीक है, आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि दूसरा कौन सा था। दूसरा कौन सा है बच्चे, बर्नैड, बर्नैड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास हमने सबसे ब्राइटेस्ट देख लिया सेरेस, हमारे सन के नियरेस्ट कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन अर्थ के नियरेस्ट पूछा, बच्चे हमेशा याद रखना अर्थ के नियरेस्ट कौन सा होगा। अरे अर्थ के नियरेस्ट सबसे नियरेस्ट तो सन ही होगा ना। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं इसके नियरेस्ट भी प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा, ठीक है। वो सन को भूल ही जाते हैं कि सन भी क्या है, स्टार ही है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में पूछे तो बच्चे सबसे पहले सन आएगा, उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी सेकंड पे आएगा। लेकिन अगर सन के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो पहले प्रॉक्सिमा सेंचुरी, फिर बेर बेरनेड नेड, क्या ही नाम है, ठीक है। अच्छा, अब लार्जेस्ट स्टार कौन है बच्चे, यूवी स्क्यूटी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बच्चे नए नए स्टार तो खोज करते ही रहते हैं। स्मॉलेस्ट कौन है, EVLM, तो इसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये तीनों हमेशा याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, ठीक है। स्टार का थोड़ा स्टैटिक क्लियर हुआ। अब हम अपने स्टार, अपने सोलर सिस्टम के स्टार द सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सन दिख रहा होगा आपको, ये भगवान सूर्य, भगवान आदित्य, सतादित्य, ठीक है। चलो बच्चे, नेचर की पूजा जब की जाती है तो नेचर में सबसे बड़े यही भगवान आ जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो सन की पूजा करते हैं, ठीक है। चलो, पूजा क्यों करते हैं बच्चे, इन द सेंस थैंक्स बोलने के लिए, ठीक है, कि आप जितनी एनर्जी वगैरह दे रहे हो, वैसे वो उनका काम है, लेकिन फिर भी हम कैसे करते हैं, हमारी कोई मदद करता है तो हम उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं ना। अच्छा, उसको साइड में रखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। सन का ये क्या दिख रहा है बच्चे आपको, इंटीरियर, ठीक है। जैसे हम अर्थ काट के नहीं पढ़ते, ऐसे ये अर्थ का एक टुकड़ा निकालते हैं और पढ़ते हैं, वैसे अभी सन को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अर्थ को भी पढ़ेंगे। देखो बच्चे, अर्थ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक तो दो चीज़ें, एक अर्थ का इंटीरियर होता है, इंटीरियर, और एक अर्थ का एटमॉस्फेयर, अरे अर्थ बोल रही हूँ मैं कब से, सन का एक क्या होता है, इंटीरियर, और एक सन का क्या होता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखो, जब सन के इंटीरियर की बात करेंगे तो सबसे पहले जो अंदर आएगा वो क्या आएगा बच्चे, कोर, ठीक है। अच्छा, कोर के बाद क्या आता है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडिएशन जोन। मैं बताती हूँ अभी क्या क्या होता है। अभी देखो, बस ध्यान में रखो क्या क्या आता है। इंटीरियर की बात करेंगे तो कोर, फिर रेडिएशन जोन, और रेडिएशन जोन से आगे बढ़ोगे तो बच्चे ये क्या आएगा, कन्वेक्शन जोन, ठीक है। कन्वेक्शन जोन के बाद क्या आ जाता है बच्चे, ये तीन जो होते हैं ना, ये इंटीरियर होता है। अब आगे जो भी आएगा वो क्या होगा, उसका एटमोसफियर, ठीक है। तो जब कन्वेक्शन जोन से आदमी आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद क्या आता है, फोटोस्फियर, ठीक है। फोटोस्फियर आता है। फोटोस्फियर के बाद जब आगे देखोगे तो क्या आएगा, क्रोमोस्फियर, और क्रोमोस्फियर के बाद क्या आएगा बच्चे, कोरोना, ठीक है। कोरोना क्या होता है, ये बाहर का एकदम, जैसे मान लो मैं दिखाती हूँ, जैसे मान लो ये देखो, सन देखो, ये सन का इंटीरियर है, ये सन का कोर हो गया, ये रेडिएशन जोन हो गया, ये कन्वेक्शन जोन हो गया। अब इसके ऊपर क्या आ जाता है बच्चे, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले क्या आएगा बच्चे, फोटोस्फियर। फोटोस्फियर के ऊपर क्या होता है बच्चे, एकदम अच्छे से ध्यान में रखना, फोटोस्फियर के ऊपर होता है क्या, क्रोमोस्फियर। और क्रोमोस्फियर के भी ऊपर बहुत ऐसे दूर तक में फैला हुआ क्या होता है बच्चे, कोरोना, ठीक है, कोरोना। अच्छा, अब ये होता क्या है, देखो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, कोर, चलो कोर क्या होता है, कोर का टेम्परेचर कितना होता है बच्चे, 15 मिलियन सेल्सियस, ठीक है। इसको याद रखना है कि कोर का टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, ये कोर में क्या होता है बच्चे, यहीं पर वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट होता है, बहुत सारी एनर्जी बाहर देता है। अच्छा, अब यही जो एनर्जी कोर से बाहर निकलती है, ये कहाँ जाती है बच्चे, रेडिएशन जोन में, ठीक है। रेडिएशन जोन में क्या होता है, फोटोन ट्रेवल इन 100 ईयर्स बाउंसिंग। इसका क्या मतलब है कि ये जो रेडिएशन जोन होता है ना बच्चे, इसके अंदर इतने फोटोन्स आ जाते हैं। फोटोन का मतलब समझते हो क्या, पैकेट ऑफ हीट। ये जो हीट निकल रही है बाहर, ये फोटोन के फॉर्म में निकलती है, जिसको हम पैकेट ऑफ हीट, इसी को क्वांटम बोलते हैं, ठीक है। साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा क्वांटम, ठीक है। तो यही जो पैकेट ऑफ हीट दैट इज फोटोन है, ये यहाँ पर निकलते हैं रेडिएशन जोन में। तो यहाँ क्या होता है, इतना बाउंस होता है, यहाँ इतना रिफ्लेक्शन होता है कि यहाँ से फोटोन को ही खुद निकलने में 100 साल लग जाते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या आता है, मान लो यहाँ से निकल गए, तो इसके बाद आता है बच्चे कन्वेक्शन जोन। ये क्या होता है, हॉट प्लाज्मा राइज कूल एट सरफेस एंड सिंक। मतलब इसको आप एकदम वैसे एक पॉट की तरह समझो। आपने कभी पानी उबाला है, पानी में कैसा होता है कि ऐसे पानी होता है, जो नीचे के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट होते हैं और ये ऊपर की तरफ बढ़ते
होते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ बढ़ते ही ये क्या होता है, यहाँ ठंडी हवा से इंटरेक्ट करते हैं और फिर वापस नीचे आ जाते हैं, ठीक है, वापस सिंक कर जाते हैं। तो ये चलता रहता है प्लाज्मा हीट। वैसे ही सन में हीट वाला प्लाज्मा ऊपर आता है, फिर वो कूल होकर वापस नीचे चले जाता है बॉइलिंग पॉइंट की तरह। तो ये क्या होता है, कहाँ होता है बच्चे, कन्वेक्शन जोन में, ठीक है। ये सब क्या हो गया, ये तीनों इंटीरियर ऑफ सन, ठीक है। अब ज़रा एक्सटीरियर, अब क्या होता है इसके बाहर भी, मान लो जब ये रेडिएशन जोन को भी क्रॉस कर देगा तो अभी एटमॉस्फेयर में आएगा। तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले क्या था, फोटोस्फीयर। यही क्या होता है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विजिबल लेयर ऑफ सन। हम जब सन को देखते हैं ना अपनी आंखों से, तो हम क्या देखते हैं बच्चे, फोटोस्फीयर को, ठीक है। किसको देखते हैं, फोटोस्फीयर। आपको मैंने अभी बताया था कि बच्चे फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर होता है ना। तो ये देखो, क्रोमोस्फीयर क्या होता है बच्चे, ये थिन लेयर अबव फोटोस्फीयर, यानी ये फोटोस्फीयर के ऊपर बहुत थिन सी लेयर होती है। तो ये दिखाई नहीं देती है। ये कब दिखाई देती है बच्चे, ये विजुअल होती है, ये विजिबल ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, और ये रेड कलर की ग्लो करती है। इसलिए बोलते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसको नहीं देखते, क्यों, क्योंकि सन को नहीं देखते, क्योंकि क्रोमोस्फीयर दिखाई देता है और उस पर से जो रेज निकलती है वो रेड ग्लोइंग होती है, जो कि थोड़ी हार्मफुल होती है, ठीक है। तो देखो, फोटोस्फीयर, तो आपसे कोई पूछे कि विजिबल लेयर ऑफ द सन क्या होता है बच्चे, तो वो तो फोटोस्फीयर होता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे कि आउटर मोस्ट क्या होता है बच्चे, तो आउटर मोस्ट, हाँ, आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, वो भी फोटोस्फीयर होता है। लेकिन सबसे आगे, फोटोस्फीयर के आगे जो थिन लेयर होता है वो क्रोमोस्फीयर होता है। वो कब दिखाई देता है बच्चे, सोलर एक्लिप्स के टाइम पे। अच्छा, तो कोरोना क्या होता है बच्चे, तो कोरोना क्या होता है कि आपका फोटोस्फीयर विजिबल, इसी के ऊपर थिन लेयर जो है वो क्रोमोस्फीयर। अब इसके ऊपर जितना भी सोलर फ्लेयर निकल रहे हैं, फ्लेयर मतलब समझते हैं ना, ऐसे आग के धुआं ऐसे सब बाहर निकलते रहते हैं, तो वो सब कहाँ पर आते हैं बच्चे, कोरोना में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर। और इसका क्या कितना होता है बच्चे, टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री। अच्छा, कोर का कितना है, देखो 15 मिलियन, और कोरोना का कितना है, 1 मिलियन। और यहीं पर बच्चे सोलर विंड्स वगैरह आपको दिखाई देते हैं। सोलर विंड मतलब समझते हैं ना, सन से निकलते वाली। यहाँ आपको दिखा होगा सन स्पॉट, ठीक है। सन स्पॉट क्या होता है बच्चे, फोटोस्फीयर में, यहाँ देखो, यहाँ ये आपका फोटोस्फीयर है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ से जब फोटोन आपका निकल जाता है, तो आपने कभी सन को देखा होगा, कहीं काले धब्बे दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं। तो जब यहाँ से क्या होता है, कोई एनर्जी निकल आती है बाहर, हाँ, कोई फोटोन बाहर निकल आता है, तो वहाँ का जगह तो ठंडा हो जाता है ना, तो वही जो कूल सरफेस होता है वही डार्क दिखाई देता है, ठीक है। और जो एकदम से हीटेड सरफेस होता है वो क्या होता है, एकदम ग्लोइंग दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो डार्क सरफेस दिखाई देता है, जो डार्क स्पॉट, जो डार्क कलर का स्पॉट दिखाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। ये सन स्पॉट कहाँ देखने को मिलेंगे आपको बच्चे, फोटोस्फीयर में। क्या ये बात क्लियर है। यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, फोटोस्फीयर विजिबल लेयर, उसके ऊपर जो थिन लेयर है वो क्रोमोस्फीयर है। कब दिखाई देती है, जो सोलर एक्लिप्स होता है। और उसके ऊपर जो है, जहाँ पर सोलर फ्लेयर, विंड, ये सब दिखाई देता है, वो सब क्या है, कोरोना में आता है, ठीक है। यहीं पर अभी कुछ हम मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, मिशन नहीं, मिशन के बारे में बाद में बच्चे। यहाँ पर क्या है, इसी कोरोना का स्टडी करने के लिए पार्कर मिशन, जो कि नासा ने भेजा था। नासा को जानते हो, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं बच्चे। स्टैटिक पॉइंट क्या आपको पता होना चाहिए। तो सन बच्चे, मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, सन की लाइफ कितनी हो चुकी है, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड हो चुका है। और अभी बताया जा रहा है कि 5 बिलियन और जिंदा रहेगा, मतलब उसका शायद आधा फ्यूल खत्म हो गया, आधा है, ठीक है। इसलिए उसको यंग स्टार बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चे, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है बच्चे, 74। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा कि हाइड्रोजन कितना है बच्चे, 74%। हीलियम कितना होता है बच्चे, 25%। अब ये कन्वर्ट होते जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन कम हो जाएगा, हीलियम बढ़ जाएगा, और अदर 1% अदर मेटल्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैरीज 99% मास ऑफ द सोलर सिस्टम। बच्चे, सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक बीच में सन होगा और ये बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते होंगे, तो ये सन का ही अकेले का पूरा मास, मतलब सन का ही जो मास है वो पूरे सोलर सिस्टम का क्या है, 99%। बाकी 1% में बाकी सारे क्या, प्लैनेट्स का ये आता है, मास आता है। इसको आप एकदम ऐसे अर्थ से कंपेयर करो, अर्थ है मान लो और मून, तो अर्थ के कंपैरिजन में मून कितना ही बड़ा होगा, है ना। वैसे ही सन के कंपैरिजन में ये प्लैनेट्स कितने ही बड़े होंगे, भले ही 9 है तो क्या ही फर्क पड़ता है। 99% मास सोलर सिस्टम का कौन लेता है बच्चे, सन लेता है। टेम्परेचर ऑफ सरफेस, बच्चे सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 10,000 फ़ारेनहाइट या फिर 6,000 सेल्सियस। अच्छा, सरफेस क्या, सरफेस की बात मतलब वो फोटोस्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कोर मैंने आपको बताया था 15 मिलियन, दैट इज़ 27 मिलियन इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। दोनों में आपको याद रखना होगा।
आगे बढ़ते बच्चे, सन स्पॉट क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था कि कूलर होता है डार्कर एरिया ड्यू टू एस्केप ऑफ सोलर फ्लेयर। वहीं से जब सोलर फ्लेयर निकल जाते हैं तो कूलर हो जाता है, कूल हो जाता है, तो इसलिए डार्क दिखाई देता है। ठीक है, अगला इम्पॉर्टेंट, 1.9 इंटू 10⁻30 kg, मतलब ये जो सन है इसका मास कितना है बच्चे? आप याद रखेंगे 1.9 इंटू 30 kg, अरे सॉरी 1.9 इंटू 10⁻30 kg, मतलब बहुत बड़ा। और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग अर्थ के कंपेरिजन में लेंगे तो 33 कितना है? 3,33,000 टाइम्स। ठीक है, ये इतना याद नहीं रखना है, बस थोड़ा याद, मतलब थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी ये टेम्परेचर वगैरह आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, हाइड्रोजन हीलियम ये सब याद रखना है। ठीक है, फिर 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, ये भी आपको याद रखना है कि अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, अच्छा अब ये अगर सन है और ये अर्थ है तो इतना डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो 150 मिलियन किलोमीटर्स मतलब कितना होगा कि अगर सन से कोई लाइट निकली, ठीक है, तो वो अर्थ पे कब पहुंचेगी? 8 मिनट 30 सेकेंड बाद। 8 मिनट 30 सेकेंड टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच द अर्थ सरफेस। बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर अर्थ पे कोई चीज़ हुई तो उसको मतलब सॉरी सन पे कुछ चीज़ हुई तो उसको अर्थ में पहुंचने में 8 पॉइंट मतलब 8 मिनट और 30 सेकेंड लगेगा। बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखना है। कितना लगेगा? आप ऐसे बोल सकते हो 8.5 मिनट्स। ठीक है, याद रहेगा ये सब। अब थोड़े से सन के ऊपर जो भी मिशन हमारे अर्थ से गए हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना, सोलर मिशन जाते हैं रहते हैं। आपने इसरो सुना होगा, इसरो क्या है? हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन है। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलो, हाँ, तो इन सब के मिशंस हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बहुत सारे इसके पहले भी मिशंस गए हैं, लेकिन हमें जितने इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं वो क्या है? 2018 में गया हुआ पार्कर सोलर प्रोब मिशन, जो किसने भेजा था बच्चे? नासा ने। इसका क्या काम था बच्चे? इसने ये जो पहला एक ऐसा मिशन, पहला कुछ ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिसने पहली बार सन की कोरोना को टच किया था, मतलब इतना सन के पास पहुंच गया था। ठीक है, इसे किस लिए भेजा गया था? ताकि ये सोलर विंड्स और प्लाज्मा की स्टडी कर सके। ओके, दूसरा मिशन देखो जो 2020 में भेजा गया था, 2020 में, ये क्या है? सोलर ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का मतलब समझते हो क्या? कि अगर ये मान लो हमारे यहाँ से भी बहुत चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 ये सब ऑर्बिटर है। मतलब क्या, ये जाके सन के आजू बाजू ऐसे उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे और उसकी फोटो खींच खींच के भेजेंगे हर एक तरह से। उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटर, मतलब ऑर्बिट करना। तो 2020 में सोलर ऑर्बिटर भेजा गया था। ये ESA, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है विथ नासा, मतलब नासा के हेल्प से उन्होंने भेजा था। ये क्या करता था? कोरोना की इमेजेस खींच के यहाँ पर भेज देता वापस। अब ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम अब अगला जब लेक्चर पढ़ेंगे, शायद अगला लेक्चर हम इसरो के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं पूरा। तो उस पर क्या था बच्चे कि 2023 में, वहाँ हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो 2023 में इसरो ने आदित्य L1, मैंने आपसे पहले कहा था सन का एक और नाम है क्या? आदित्य। ठीक है, तो आदित्य L1 भेजा था किसने? इसरो ने। इसने क्या किया? स्टडी ऑफ सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स मैंने आपको बताया था, कोरोना से जो भी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, ये क्या है बच्चे? लैग्रेंजेस पॉइंट। ठीक है, ऐसे सन के आजू बाजू है ना 5 पॉइंट हैं, 5 की 6 ऐसे, शायद अभी तक 5 ही हैं, 5 पॉइंट हैं जिनको हम लैग्रेंजेस पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट पे क्या होता है बच्चे? आपका सैटेलाइट स्टेबल रहता है। ठीक है, और सन के आजू बाजू, तो उसमें से जो L1 पॉइंट है वहीं पर आदित्य को प्लेस किया गया है। बात ठीक है। अब 2024 में क्या, ये कब गया था बच्चे? 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे तो ये तो एकदम मुंह पे था। ठीक है, 2023 में आदित्य L1। 24 में क्या था? प्रोबा 3 किसने भेजा था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, ये क्या था? पैरो सैटेलाइट था, ये भी कोरोना की स्टडी के लिए थे। 2025 में एकदम रिसेंट मोस्ट मिशन है, क्या है? पंच मिशन। ठीक है, इसका कुछ फुल फॉर्म है, वो अभी वो मैं बाद में बताऊंगी जब हम लोग इसरो वाले स्पेस वाले में पढ़ेंगे। तो ये भी किसने भेजा था बच्चे? नासा ने। ठीक है, ये क्या कर रहा था? सन के इनर कोरोना, मतलब कोरोना के अंदर भी जाकर, मतलब आगे, मतलब फोटोस्फीयर वगैरह की स्टडी। ठीक है, ये आपको मिशंस याद रहेंगे। क्या याद रखना है बच्चे? कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया था, क्या काम था, मतलब इन शॉर्ट ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना तक डन है। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, यहीं पर स्टॉप लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बारी रिवाइज कर लें। चलो फटाफट आ जाओ, हमने क्या क्या पढ़ा है?
हमने चालू किया था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से, ठीक है। तो हमने बहुत सारी थ्योरीज देखी, यहाँ देख लो सभी, एकदम स्टॉप कर करके आराम से एक बारी झाड़ी मारो, ठीक है, याद रहेगा सब। आगे बढ़ो, ये देखो ये सारी थ्योरीज थी। अब देखो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, नॉन लिमिनस, लिमिनस, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्स्टलेशन पढ़ा हमने, देखो 3-4 तरीके के कॉन्स्टलेशन। फिर स्टार पढ़ा, ठीक है। स्टार में कौन से स्टार के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है सन के बारे में। सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और ये कुछ रिसेंट मोस्ट मिशन। आ जाएं, क्वेश्चन करें, तब तक पानी पी लूँ मैं थोड़ा। चलो आप इसे करो, पॉज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, करो फटाफट। अच्छा पॉज ही कर लो, चलो बाद में पी लेते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको कल क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक सिखाई थी। सबसे पहले क्या करना है, आपको एकदम शांति से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हम लोग मार्क करते जाएंगे कि कौन सा नॉट करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। बिग बैंग थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉर्ज लेमाइते, क्या ऐसा ही है? हाँ, हमने पढ़ा था BBCGL, हम बिग बैग लेकर CGL में जा रहे हैं, तो GL यानी एक तो सही है। मतलब ऑप्शन 1 देखो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, और 1 तो करेक्ट हो गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑल भी नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन क्या गया, सी। कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पता चल गया अब बाकी। फिर हम बाकी देख लेते हैं क्या है। सेकेंड वाला देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, द एक्सप्लोजन हैपेंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। याद करो बिग बैंग में जो एक्सप्लोजन वो कब हुआ था, मैंने बताया था वो 13.8 बिलियन ईयर्स। तो ये तो सही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट करेक्ट, तो मतलब ये तो अपना आंसर नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, इट वॉज गिवन इन 1927। मैंने आपको बताया एल मतलब 7, तो 1927 मतलब ये भी करेक्ट है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो कौन सा रॉन्ग है बच्चे, सिर्फ कौन सा रॉन्ग है, कोई भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है कैसे क्वेश्चन करते हैं? मुझे अपना कमेंट में आंसर बताना कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो आ जाओ। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मुझे करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, मेटेओरॉइड आर ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार। देखो यहाँ पर फोकस करो, मेटेओरॉइड टी है, टी मतलब सरफेस पे आ चुका है, ठीक है। जब अर्थ के सरफेस पे आ चुका है तो शूटिंग स्टार कैसे हो सकता है? ये शूटिंग स्टार तो यही था ना जो मेसोस्फीयर में बर्न हो जाता था, तो ये क्या बन जाएगा, मेटियोर, है ना। तो मेटियोर को शूटिंग स्टार बोलते हैं, ना कि मेटियोराइट को। बात ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो देखो कहाँ कहाँ 1 नहीं है, तो ये यहाँ पर है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, हमें क्योंकि करेक्ट चाहिए, ठीक है। 1 यहाँ पर भी है, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये 2 ऑप्शन तो गए। अब देखो यहाँ पर 2 और 3 है, और या तो ओनली 3। तो अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते तो उनको तो हम लोग मून बोलते हैं ना, बात सही है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, जो कि सन के आजू बाजू घूमते हैं। तो ये जो सेकंड है ये भी गलत हो गया, यानी ये डी वाला भी ऑप्शन गलत है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, ओनली 3। नहीं, बिना पढ़े ही हम लोग ने क्या किया, ऑप्शन एलिमिनेशन से काम कर लिया। फिर भी देखो, पढ़ लो एक बार। स्टेटमेंट 3 क्या है, कॉमेट इज ग्रीक वर्ड हेलिस। सही बात है, मैंने बताया था ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, हेयर लाइक स्टार, है ना, लॉन्ग हेयर लाइक स्टार। हेलिस कॉमेट अपीयर्ड इन 1986, मैंने आपको बताया था, H से 6 याद रखना, ठीक है। और ये हम लोग क्या स्पेस की बात करें, 86, यानी ये भी करेक्ट है, यानी 3 इज ओनली द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, ठीक है। बाकी दोनों गलत है। बात ठीक है, समझ में आ रही है कैसे करना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ढंग से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब हमें क्या करना है, नॉट करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, सिग्नस कॉन्स्टलेशन इज क्रॉस शेप। क्या सिग्नस क्रॉस शेप था, याद करो, हाँ हमने सिग्नस पढ़ा था, ऐसा कुछ दिखता था क्रॉस शेप, यानी ये तो सही हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो नॉट करेक्ट, तो यानी 1 कहाँ है, एक तो यहाँ है, तो यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, बचे से 2 ऑप्शन। देखो अब उसमें क्या है, सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, रीगल इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। बच्चे उर्सा मेजर, रीगल याद करो, रीगल और ग्लास बन रहा था, रीगल इसका ही था, ठीक है। ब्राइट स्टार यहाँ पर कुछ था, तो रीगल तो बच्चे किसका था, आर ग्लास वाले, ओरियन और हंटर जिसका नाम था
ओरियन, ओरियो बिस्किट जैसा। तो रीगल ओरियन का था, ना कि उर्सा मेजर। तो यही गलत हो गया। तो ये जो 2 है वो अपना आंसर क्वेश्चन हो सकता है। तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो थर्ड वाला भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड देखो, प्रोक्सिमा सेंचुरिया इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। तो देखो मैंने आपको बताया था अर्थ के नियरेस्ट कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी नहीं। अर्थ के नियरेस्ट तो बच्चे सन है ना। सन के नियरेस्ट ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो यानी 3 गलत हो गया। तो हमें क्या चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो एक 2 करेक्ट नहीं है और एक 3 करेक्ट नहीं है, इसलिए बी इज द आंसर, ठीक है। 2 और 3 नॉट करेक्ट है। बात ठीक है, समझ में आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, होमवर्क दे दूँ क्या फोर्थ क्वेश्चन आपको? चलो ये होमवर्क में मुझे करके दिखाओगे और मुझे कमेंट करके आंसर बताना। चलो फिर आज के लिए इतना ही। जाने से पहले अटेंडेंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लासरूम और अगला लेक्चर में एब्सेंट मत रहना, ठीक है। सीक्वेंस वाइज करना, ओके। तो कॉल इट अ डे करें, कॉल इट अ डे। जय हिंद बच्चों।